हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नई पीवाईक्यू सीरीज़ में, जहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पूरे के पूरे पीवाईक्यूज जो हैं पिछले साल के पूरे सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। जैसा कि हम सभी दो अपने जो पेपर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, एक 2017 और 18 की। 18 में ज़्यादा कोई रिपीटेशन नहीं थी, लेकिन अब हम आ गए 19th पर, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं अलग अलग टाइप में। टाइप पूरा सेम ही है, मतलब जो पैटर्न है वो सब सेम ही है क्वेश्चन का, लेकिन जो क्वेश्चन है उनके कुछ कुछ वैल्यूज़ बदल दिए गए हैं। ठीक है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट से पूछ लिया गया है, तो उन सब के बारे में हमें इसके बारे में पूरा का पूरा कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व करेंगे हम 2019 का पेपर। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और एक बात, जो भी इस साल वाले में सिलेबस में नहीं होगा वो वाले टॉपिक अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको जल्दी से किसकी तैयारी में लगे हम 2023 की। ठीक है, तो जो टॉपिक नहीं आएगा तो वो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो 11th क्वेश्चन तुम्हारे सेट 3 का क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। मतलब इसने ये बोला है कि ये जो थैलेमाइड सिंथेसिस है, गैब्रियल थैलेमाइड जो सिंथेसिस है, ये प्रेफर नहीं करी जाती एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए। ठीक है, ये बोल रहा है। तो क्यों नहीं करी जाती, सबसे पहले रिएक्शन क्या होती है तो वो तुम्हें जानना पड़ेगा। ठीक है, थैलेमाइड कैसे दिखता है, देखो यहां पर अगर बेंजीन के पास से मैं लगा दूं ऐसा C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH लगा दूं अगर मैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं तो ये थैलिक एसिड हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए अमाइड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, NH होना चाहिए। ठीक है, तो इतने स्ट्रक्चर को, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को मैं बोल सकता हूँ अमाइड। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, गैब्रियल थैलेमाइड। ये तुम्हारा प्रिकर्सर है उसका, इसी को बोलते हैं थैलेमाइड। क्लियर। स्टार्टिंग किससे होती है, हम बेस से ट्रीट कराते हैं, तो क्या बन जाता है, देखो यहाँ पर अगर मैं बेस से ट्रीट करा रहा हूं तो यहाँ पे ध्यान से बनना है। ठीक है, यहाँ पर रहेगा बेंजीन, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ना ही फर्क आएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O में सिर्फ यहां से H, यहां से OH निकल गया तो बन जाएगा N और K माइनस, K प्लस N माइनस। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनना। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं किसके साथ, कोई भी R और X के साथ। ठीक है, R और X के साथ, वहीं पे। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा चीजें मैं करा रहा हूं, एरोमेटिक के लिए क्यों नहीं होती उसकी रीजन सुन रहे हैं हम। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं वापस से करा दूं किसके साथ, कोई भी हेलोजन के साथ, एरोमेटिक का कोई भी ऐसा हेलोजन ले लूं, ये तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड, यहां पर ले लिया मैंने कोई हेलोजन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमेशा होता क्या है, चीजें ध्यान से सुनो, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, और तब जाके तुम्हारी क्या बनती है, यहाँ पे R, यहाँ पे बन जाएगा N। ठीक है, ये K और X बाहर निकल गया, बन जाएगा R, ऐसा N और R बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कौन सा, एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक बोल सकता हूं इसको, अमाइन, अमाइन ऐसे बन जाएगा। क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट सकता है। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल बना सकता है, समझ रहे हो, ये तुम्हारा क्या बन सकता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है। समझ में आ गया, ये जाएगा नेगेटिव में, ये जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव में, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, यहां पर ये वाली जो रिएक्शन है ये हो सकती है क्योंकि ये बॉन्ड टूट सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इस हेलोजन की, ये तुम्हारा क्या है, देखो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में क्या है, ये यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। बॉन्ड क्या है तुम्हारा, कैरेक्टर है, मतलब यहां पर ये वाला जो बॉन्ड होगा ये क्या है, स्ट्रांग होगा। इसको तोड़ने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं पे तो मैं इसको ये बोल सकता हूं, ये क्या कर सकता है, ये वाला बॉन्ड को तोड़ के इसके साथ नहीं जोड़ सकता। ठीक है, हमें पता है अगर ये एडिशन नहीं देगा तुम्हारा क्या नहीं बनेगा, एरोमेटिक अमाइन नहीं बन सकता। एरोमेटिक अमाइन जो है वो नहीं बन सकता। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, मतलब ये तोड़ के इसको बना सकता है लेकिन ये नहीं तोड़ सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो हमें बहुत सारी कंडीशंस देनी पड़ेगी, जैसे हमने देखा है अगर NaOH के साथ कराना है तुम्हें, तब तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाते चलना है। याद है डॉज मेथड में, तो दिख रहे हो ना तुम्हें कि हेलोजन के केस में तुम्हें बहुत सारी कंडीशंस देनी पड़ती हैं, तब जाके ये रिएक्शन होगी, और हमें इतनी कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, पता चला हमारा प्रोडक्ट ही बदल दिया उसने।
क्लियर हो गया? तभी तुम ये तुम्हारा एलिफेटिक बनाता है, एरोमेटिक नहीं बनाता है। समझ में आ गया यहाँ पे? चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं तुम्हारा बी पार्ट। देखो बी पार्ट तुम्हारा क्या है? बी पार्ट है ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्राइमरी अमाइन यील्ड्स प्रोडक्ट सॉल्युबल इन अल्कली या फिर बेस, ठीक है। वेयर एज सेकेंडरी अमाइन यील्ड्स प्रोडक्ट इनसॉल्युबल इन अल्कली, ठीक है। तो चलो इसका अपन सबसे पहले करते हैं दो पार्ट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम प्राइमरी। प्राइमरी क्या होता है? RNH2, ये होता है प्राइमरी, ठीक है। वहीं पे सेकेंडरी क्या होता है तुम्हारा? यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर R, यहां पर एक और R और यहां पर एक H, ठीक है। ध्यान से देखो, एक चीज तो दिख रही है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये कौन सा टेस्ट है जरा बताओ? हिंसबर्ग टेस्ट, यही है हिंसबर्ग टेस्ट। याद आ रहा है क्या? हिंसबर्ग टेस्ट याद आ रहा है? मैंने क्या बताया था? हाई हाइड्रोजन। हिंसबर्ग के HI से क्या रखोगे? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, वो टेस्ट ही नहीं देगा। इतना क्लियर हो गया? मैंने यही बताया था, हिंसबर्ग के HI से याद रखो हाई, ठीक है। तो चलो यहां पर अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। तुम्हारा किसका? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये क्लोरीन, ये बन गया तुम्हारा सल्फोनाइल, डबल बॉन्ड O, यहां पर C6H5, मैं इसको H5C6 भी लिख सकता था, ठीक है। क्या होगा यहां पर? देखो एक हाइड्रोजन एक Cl निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो ये एक H, ठीक है, यहां से गया, यहां से तुम्हारा निकल जाएगा ये HCl, बाहर निकाल दो, प्रोडक्ट को पूरा का पूरा जोड़ दो, देखो कैसे बनेगा। यहां पर बन जाएगा RN, एक H बच गया, ध्यान से देखना, एक H बच गया, ठीक है। यहां पर S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां पर बाकी का पूरा कंपाउंड ऐसा। अब इसको मैं थोड़ा ओपन करके ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, सजा के। अब अगर मैं इसको डालता हूं बेस के अंदर, कोई भी अल्कली बेस ले लो, NaOH, KOH, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी बेस ले लो, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है सबको, और ये वाला OH निकाल देगा वाटर मॉलिक्यूल, तो निकाल दो वाटर H2O, और यहां पर ये बना लेगा एक सॉल्ट। कैसे बनेगा? RN के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां पर क्या है? सिंगल बॉन्ड SO2, और तुम्हारा यहां पे क्या है? बेंजीन, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। हमें पता है ये बन गया तुम्हारा क्या? सॉल्ट। ये क्या बन गया तुम्हारा? सॉल्ट। यहां पे जाएगा K+, ठीक है, K+ यहीं पे है, OH लेके चला गया, H को वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा सॉल्ट, और हमें पता है ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा चीजों में। इसके ही कारण, किसके कारण? हाइड्रोजन के कारण। अब वहीं पे इसकी बात देखो क्या होने वाला है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, मान लेते हैं ये अलग अलग चेन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में मैं करा रहा हूं Cl, S डबल बॉन्ड O और यहां पर तुम्हारा बेंजीन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? क्या होगा? सेम चीज होगी, ये H और ये Cl निकल गए बाहर, ठीक है। तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, यहां पर एक अलग चेन है, यहां पर एक अलग चेन है, ठीक है। R की, R मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो मैं R की जगह पे CH3 पुट करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। यहां पे पूरा का पूरा कंपाउंड जोड़ दो, ठीक है। क्या बन जाएगा? SO2 लिख सकता हूं इसको, एक और एक, ये हो गए दो, ठीक है। ये तुम्हारा बेंजीन। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मैं अब डाल दूं अल्कली, मतलब KOH, यहां पर KOH डाला तो यहां पे भी डाल दिया, क्या इस नाइट्रोजन के पास अब हाइड्रोजन है? क्या इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है। तो क्या ये सॉल्युबल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, यहां पर ये क्या बनेगा? इनसॉल्युबल। क्लियर हो गया? और पता है तुम्हें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है ये, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, जैसे नीट में ये पूछा गया है कि ये सॉल्युबल होता है या ये इनसॉल्युबल होता है, ऐसे पूछा गया, ठीक है। तो बहुत अलग बात हो गई, लेकिन ये तुम्हारा आंसर ऐसा होगा। रीजन सिंपल सा है, क्या लिख के आओगे रीजन? क्योंकि सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन के पास, क्या नाइट्रोजन के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचता, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचता, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं बचेगा, और अगर नहीं बचेगा तो ये क्या होगा? बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बस ये बात ध्यान रखना। वहीं पे हम प्राइमरी की बात करें तो ये देखो इसके पास क्या बच रहा है? ये देखो हाइड्रोजन बच रहा है, और एक हाइड्रोजन पहले से था, मतलब कितने हाइड्रोजन थे? दो हाइड्रोजन थे। एक के साथ Cl बना लिया, HCl ने बना लिया, और एक के साथ क्या बना लिया? वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए। देखो यही रीजन है कि ये तुम्हारा अल्कली में क्या होता है? सॉल्युबल होता है,
और ये तुम्हारा क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्लियर है, इनसॉल लिख रहा हूं बस अभी, ठीक है, समझ में आ गया। बस यही रीजन है क्यों एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा नाइट्रोजन के पास, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। क्लियर, ये होगा तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन, तुम्हारा 7th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे खत्म। चलो सेट 3 क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ चुके हैं हम। यहाँ पे एनिलीन रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, ठीक है, और यहाँ पर बी पार्ट बना रहा है हीट करके। तो ये क्या क्या चीजें बन रही होंगी भाई, सुनो। अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन करा रहा हूं जब भी एनिलीन से, तो मैंने एक बार बताया हुआ है कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाता है, ठीक है। क्या बनाएगा उसकी बात कर लेते हैं। हमको पता है ये क्या होता है, H प्लस HSO4 देता है, ये ऐसा देता है, सबको पता होगा। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जोड़ दो, ठीक है। तो ए पार्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा जब ये रिएक्शन होगी, ये रहा तुम्हारा एनिलीन, ठीक है, ये रहा तुम्हारा एनिलीन NH2, लेकिन एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा NH3 और HSO4 पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जाके जुड़ गया। प्लस माइनस क्यों आ गया, नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, तभी इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक बॉन्ड अपने इससे ज्यादा बना रहा है ना, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बना रहा है, तो क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, वहीं पे ये हो गया तुम्हारा ए। अब नाम पूछ रहे तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एलिनियम क्यों आया, ईएम क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। कोई भी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो अपन उसको ईएम बोलते हैं। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा ए। अब वहीं पे अगर मैं इसको हीट कर दूं, पूरी इनने कंडीशन लिख के दी हुई है, हीट करना है किस पे, 453 पे और 473 केल्विन पर, तब क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये आ जाएगा नीचे, और कैसे बन जाएगा ध्यान से देखना, ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसा, ये ऐसे बनने वाला है, ये हो जाएगा NH2 और यहां पर जो जाएगा तुम्हारा क्या SO3H। एक तुम्हारा कंपाउंड ये होता है, अगर यहां पर आ जाए क्या हो जाता है, यहां पर हो जाती है चेंजिंग, क्या बॉन्ड थोड़े से चेंज हो जाते हैं, यहां पर एक सॉल्ट बन जाती है ऐसी, ठीक है। दोनों पोल पर आ जाएंगे चार्जेस, NH3, ये वाला हाइड्रोजन इसको दे दो, क्या बन जाएगा NH3+, और यहां पर एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे के गया तो ये हो जाएगा माइनस, ऐसा ये बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी पार्ट, ये लिख लो या फिर ये लिख लो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन उठ के अपना बॉन्ड दे के SO4 को गया, और अपना इलेक्ट्रॉन अगर दे के गया, मतलब अब SO4 के पास क्या है, खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ज्यादा रख रहा है, 3 बॉन्ड है इसके पास अभी, तो कोई चार्ज नहीं है। अब देखो 4 बॉन्ड होगा तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी पार्ट। क्लियर सबको, चलो अब देखो, अब अपन क्वेश्चन का बी पार्ट देख लेते, क्या बोल रहा है। अगर इसकी रिएक्शन, अगर तुम्हारा क्या है, देखो बेंजीन CONH2 की रिएक्शन हो रही है Br2NaOH के साथ, तो ये तुम्हारा क्या है बताओ, डिग्रेडेशन वाली मेथड कौन सी थी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, ठीक है। क्या करेगा, इस CO को हटा देगा, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ए वाला जो पार्ट है, यहां पर मैं लिख ही देता हूं, चलिए रिएक्शन C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। जब भी तुम्हें दिख जाए Br2NaOH, तो यहां पे क्या बोलोगे तुम, ब्रोमाइड दिख रहा है, ठीक है। देखो ये ब्रोमीन, ये अमाइड दिख रहा है ना, ये ब्रोमीन ये अमाइड, तो क्या बोलोगे, ब्रोमाइड बोलेंगे उसको, ठीक है। तो इसी का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्यों, क्योंकि ये जो ब्रोमीन है ना, ये क्या करेगा, इसको पूरा हटा देगा और ये पूरे कंपाउंड को फिर बचा कुचा जोड़ देगा साथ में, तो इसी को बोलते हैं क्या, रिएक्शन ऐसी NH2। तो हम एक चीज देख सकते हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये हट गया, एक कार्बन हट गया, इसलिए हम बोलेंगे कि कार्बन तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है डिग्रेड हो गया, टूट गया, ठीक है। तो उसको हम ऐसे बोलेंगे। क्लियर, इतना हो गया समझ में। अब देखो यहां पर रिएक्शन हो रही है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं ऐसा O, ठीक है। यहां पर C डबल बॉन्ड O, ये CH3, सेम इसमें होगा C डबल, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं CH3 ऐसा, ठीक है। क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड को तोड़ दो बहुत अच्छे से, किसको तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बॉन्ड टूटेगा, ये अटैक करेगा इस पर, और ये जो H है, एक H है, इसके पास चला जाएगा साथ में, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ठीक है। ये रहा तुम्हारा मॉलिक्यूल NH, ये रहा तुम्हारा बेंजीन और N, और ये एक H तो इसके साथ चला गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, जो जैसे ही एक बॉन्डिंग फ्री हो गई, अगर एक H चला गया तो क्या बन जुड़ जाएगा, COCH3 ऐसा, COCH3 एसिटिनालाइड, ठीक है। अब यहां पर क्या बन गया, एक H इसके साथ चला गया तो निकल जाएगा, देखो ये एक H इसके साथ गया H, ये O,
ठीक है, CO और यहाँ पे CH3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अच्छे से फॉर्म में, CH3COH, क्या बन गया ये एसिटिक एसिड, ये बन गया एसिटिक एसिड। क्लियर है, काफी ज्यादा इजी रिएक्शन थी, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। मैंने क्या बोला, H2SO4 की 3-4 खासियत होती है वो सुन लो। H2SO4 अगर अल्कोहल है तो डिग्रेडेशन क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन, वाटर निकाल देगा। दूसरी चीज, अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये पूरा जुड़ेगा, ठीक है, इसका यही सीन है, पूरा जुड़ेगा, अगर निकल रहा है तो पूरा निकलेगा बना के, ठीक है। तो जैसे ये क्या करेगा, पूरा जुड़ा, हीट करोगे तो ये क्या कर देगा, रीअरेंज कर लेगा खुद को, ये बना लेगा। क्लियर हो गया, बाकी वो बहुत इजी तुम समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है तुम्हें, Br2 जब भी दिख जाए और NaOH दिख जाए स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या करोगे, ये होते हैं डिग्रेडेशन मेथड। CO को बस हटाना है तुम्हें, बस इतना याद रखो, CO निकल जाएगा हमेशा। वहां पे CO निकल गया तो क्या बन जाएगा, पूरा कंपाउंड जोड़ दो साथ में, NH2 बचा और बेंजीन बचा, ठीक है, ये बना दिया अपन ने, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। क्लियर। अब जब इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ तो क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है तुम्हें, ये वाला एक बॉन्ड तोड़ दो, ये तोड़ दो या ये तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, इसके H से, इसको एक H दे दो, अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ रहा हो तो इसको एक H दे दो। ऑक्सीजन को हमेशा हाइड्रोजन देना, क्या बन जाएगा तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बचा कुचा कंपाउंड जोड़ दो साथ में। क्लियर हो गया, तो ये अपना कर लिया आपने कौन सा पार्ट, 12 पार्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो 13th क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है सेट 3 का, फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल। अब ये सेल में एक रिएक्शन हो रही है, इसने बस ये बता के छोड़ दिया, ठीक है। कैलकुलेट, यहां पर तुम्हें देखो क्या निकालना है, G, ठीक है, डेल G नॉट निकालना है ऑफ द रिएक्शन, ठीक। अब क्या क्या गिवन है तुम्हारे पास, E सेल गिवन है किसका, Zn का, और E प्रेजेंस है तुम्हारा किसका, Ag प्लस और Ag का, ठीक है। ये सब तुम्हें पूरे रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें दिया हुआ है, और तुम्हारा 1 फैराडे हमें पता है 96500 होता है, ठीक है। तो चलो अपन को अब सीधे सीधे कैलकुलेट करना है ए पार्ट, तो अपन कर लेते, ध्यान से देखना। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, मुझे चाहिए है सबसे पहले तो रिलेशन पता होना चाहिए कि डेल G इज इक्वल टू होता है हमारा -n इंटू F इंटू तुम्हारा क्या, E नॉट सेल, यही होता है। क्या हमारे पास E नॉट सेल दिया हुआ है, देखो E नॉट सेल कहीं नहीं है, सिर्फ E नॉट इन अलग अलग इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है E नॉट सेल इज इक्वल टू होता है E कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर है सर, एनोड कैथोड भी तो नहीं है ना, वही तो बात आ गई, ठीक है। तो सुनो अब अच्छे से, हमको पता है कि अगर यहां पे देखो Zn क्या है, अभी 0 स्टेट में है, ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। वहीं पे मैं बात करूं Ag अभी किस में है, +1 स्टेट में, +1 स्टेट से ये किस में जा रहा है, 0 स्टेट में, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, Zn जो है, ठीक है, वो अभी 0 पर है, जा किस में रहा है, देखो Zn 2+ पे जा रहा है। वहीं पे Ag अभी किस में है, +1 स्टेट में है, जा किस में रहा है, Ag में, Ag 0 में। कोई भी अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, जैसे पीरियडिक टेबल में देखता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। क्लियर, ठीक। यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा ये, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो रहा है तुम्हारा, रिड्यूस हो रहा है, यहां पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वहीं पर ये क्या कर रहा है, 0 से +2, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, मतलब ये क्या हो रहा है तुम्हारा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। चलो अब एक चीज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, एनोड पर रिडक्शन होता है या फिर कैथोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सबको पता होगा, रेड कैट मैम ने बताया होगा अच्छे से, ठीक है। मतलब रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पर, और एनोड पे क्या होता है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन। तो हम ये समझ गए कि Zn तुम्हारा किस क्या दिया हुआ है, एनोड, और तुम्हारा क्या है, Ag की जो वैल्यू होगी वो होगी कैथोड, ठीक है। सर पुट करो वैल्यूज, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, कैथोड की वैल्यू क्या है, Ag वाली कितना है तुम्हारा, देखो कैथोड पे क्या है तुम्हारा 0.80 माइनस एनोड पे तुम्हारा क्या है, एनोड पे है तुम्हारा जिंक, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, -0.76, ठीक है, दोनों वोल्ट में है। चलो कैलकुलेट कर लो, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहां पे हो जाएगा 0.86 प्लस 0.76, कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा, 8 होता है 16, तो हो जाएगा 56, ठीक है, 1.56, ये हो जाएगा E नॉट की वैल्यू। E सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 1.56। क्लियर, ये आ गई।
वैल्यूज को आप पुट करना है और आंसर लेके आना। देखो सब चीज तो है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, फैराडे हमें दिया हुआ है 96500, ई नॉट की वैल्यू हमारी आ गई, सारी की वैल्यू पुट कर दो। देखो डेल जी इज इक्वल टू, यहां पर n क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी भी सेल से निकाल लो एक, ठीक है। यहाँ पे देखो Zn जो है 0 से +2 पे जा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है। वहीं पे हम Ag की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, Ag प्लस से ही 0 पे जा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन Ag कितने प्रेजेंट है, देखो 2, ये कितने हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 2, मतलब अब कितना कर रहा है ये 2 Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 Ag दे रहा था 1 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag कितने लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, n की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। बैलेंस फॉर्म में क्या आएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, क्लियर है ना, ठीक है। तो चलो देखो यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं सारी वैल्यूज को पुट, यहां पर जाएगा -2 इंटू एल की वैल्यू कितनी होती है 96500, 96500 इंटू यहां पे क्या दे दिया 1.56, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 156/100 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को दिख रहा था 0 से 2 0 ऐसे कैंसिल हो रहे थे, क्लियर है। जब इसकी वैल्यू निकालोगे तुम तो डेल जी इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 301080, ठीक है, जूल मोल इनवर्स ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये आ गया जूल में, अब तुम्हें किस में निकालना है, किलो जूल में, तो क्या जाएगा डेल जी इज इक्वल टू हो जाएगा 30,000 से डिवाइड कर दो 1 2 3, ठीक है, तो 1080, ठीक है, ये जाएगा केजे, क्लियर हो गया। तो ये आ गई तुम्हारी एनर्जी, ये आ गई तुम्हारी एनर्जी, क्लियर है। काफी ज्यादा इजी था ये वाला क्वेश्चन नहीं था, तुम्हें सिर्फ निकालना था क्या तुम्हारी ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वोल्ट होता है, ये याद रखना, यूनिट जो है तुम्हारी इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वी होती है, वोल्ट होती है, क्लियर। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, काफी ज्यादा इजी। अब बी पार्ट देखते हैं। देखो अब इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाउ कैन यू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये अपन पहले देख चुके हैं, ठीक है। मैंने एक ग्राफ बनवाया था, याद करो, एक ग्राफ मैंने ऐसे बनवाया था, ठीक है। यहाँ पर क्या था लैम्डा m और यहाँ पे तुम्हारा c/2 था, मतलब कंसंट्रेशन अंडर रूट था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने बनाया था ऐसा, क्योंकि तुम्हारा ये कौन सा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये तुम्हारा हो जाएगा वीक, बताया था कि नहीं बताया था, ऐसे बताया था, ठीक है। तब मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुम्हारे पास एक इक्वेशन होती है y = mx + c वाली, ऐसी कुछ दिखती है, ठीक है। वो क्या था तुम्हारा लैम्डा m = क्या था, लैम्डा m0 तुम्हारा क्या था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस, याद है कि नहीं याद है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और तुम्हारा फिर क्या था ऐसा -AC1/2, यही थी। यहां से तुम क्या निकाल सकते थे, तुम यहां से तुम्हें मिल जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। ये होगा तुम्हारा किसके लिए, मगर स्ट्रॉन्ग वाले के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। वहीं पे मैंने बात करी थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, y = mx + c वाली इक्वेशन दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन थोड़ी मिल रही है तुम्हें। जब स्ट्रेट लाइन मिलती है, जब हम ये इक्वेशन से करते हैं, तब जाके तुम्हारे कौन आए थे, कोलोरॉज भैया, उन्होंने कहा था अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही की बात कर रहे हो तुम, ठीक है, तो सॉल्यूशन की कैसे निकालूंगा, मैं सम करूंगा किसका, उसका एनायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ तुम्हारा कैटायन, मैं बस इसका निकाल लूंगा, मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद तुम निकाल सकते हो लैम्डा m, काफी ज्यादा इजी है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो तुम्हें इससे इतना करना है, वहां पे देख लेना पूरा क्लियर है, अपन ने ये पूरा पहले भी कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, सेट नंबर 3 की, अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर ऑफ Na2SO4, ठीक है, इज डिसॉल्व टू एक्सटेंड कितना 95%, व्हाट वुड बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट कितना, इतने पे 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। डायरेक्ट अपन को सारी की सारी वैल्यू गिवन है, तो अपन लिख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर 95% वो डिसॉल्व हो रहा है, कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, ठीक है, इतना सबको दिख रहा है। Na2SO4 का है, चलो देखो एक्सटेंड मतलब डिसॉल्व हो रहा है, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दिया हुआ है, मतलब तुम्हें अल्फा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा = दिया हुआ है 95%, 100 में से होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा = 0.96 गिवन है, 0.96 गिवन है, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं लेके चल रहा हूँ इसका जो कंसंट्रेशन है 1 था, ठीक है, 1 में से तुम्हारा कितना जाएगा 0.95, तो ये हो जाएगा 0.95 अल्फा है तुम्हारा, मतलब इतना डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है, इतना डिसॉल्व हो चुका है, क्लियर हो गया। चलो अब देखो आगे जाओ, यहाँ पर और क्या क्या गिवन है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू तुम्हें निकालना है,
है ना, और तुम्हारे पास टेम्परेचर गिवन है कितना 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। 273 प्लस 27 कितना जाएगा 300। क्लियर। चलो देखो हमको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ये होता है। ठीक है, देखो आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सारी वैल्यूज को पुट करना है। चलो देख लेते हैं, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा आई इंटू सी कितना है 0.1 इंटू आर कितना है देखो 0.0821 दिया हुआ है इस बार। ठीक है, इंटू टेम्परेचर है 300, लेकिन हमारे पास ये नहीं है, ये हमारे पास है ही नहीं। आई कैसे निकालोगे, हमारे पास अगर अल्फा है तो इससे मैं निकाल सकता हूं I-1 अपॉन n-1, यहां से निकाल सकता हूं। ठीक है, देखो अल्फा कितना है मेरे पास 0.95 है। ठीक है, यहां पर इज इक्वल टू आई नहीं पता, -1 तो पता ही होता है, और n कितना होगा, कितने नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट हो रहे हैं। चलो देख लेते हैं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, Na2SO4 की। ये कैसे टूटेगा, देखो ये टूटेगा 2 Na प्लस में और एक SO4 2 माइनस में, ऐसे टूटेगा। कितने आयन दे रहा है, देखो ये दे रहा है 2 Na प्लस और एक तुम्हारा दे रहा है क्या SO4, तो कितने आ गए 3। यहां पे आ गई वैल्यू, n की वैल्यू आ गई 3, तो लिखूंगा मैं 3-1, काफी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करते देखो कितना जाएगा 0.95 इंटू 2, ठीक है, यहां पर इज इक्वल टू आई है और -1 है। क्लियर, काफी ज्यादा इजी। इसको जल्दी से सॉल्व कर लो तो कितना जाएगा, देखो ये जाएगा 0, ठीक है 8, ठीक है 091 1.90 जाएगा, ये 1.90 जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू I-1, इसको इस साइड लेके आओ कितना जाएगा 2.90 इज इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2.90। पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखो पाई इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2.90 इंटू 0.1 इंटू 0.082 इंटू 300। क्लियर है, काफी ज्यादा इजी, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट तो करना है, जल्दी से कैलकुलेट कर लो कितना जाएगा। पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7.2, ठीक है 7.2 ATM, पाई इज इक्वल टू 7.2 ATM। और अगर इजी ट्रिक समझना है इसका तो क्या करो, 82 है ना इसका तुम्हारा 0.082 है ये वाला। ठीक है, क्या करो इसको नीचे लेके आ जाओ तो क्या जाएगा 82/1000 से 3 0 है, 2 0 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा इजी है वाला। चलो अब आगे चलते हैं। देखो 21 क्वेश्चन का तुम्हारा ए पार्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। आउट ऑफ ये तुम्हारा एक कंपाउंड, एक तुम्हारा ये कंपाउंड, ठीक है, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शन एंड वाई। ठीक है, दो कंपाउंड दिए SN2 रिएक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलो इसको सबसे पहले मैं बना के देख लेता हूं। ये है तुम्हारा ये देखो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये होगा तुम्हारा क्लोरीन। ठीक है, ये तुम्हारा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन ऐसे बोल सकते हो उसको। ठीक है, अब ये देखो तुम्हारा क्या है, यहां पर मैं लगा रहा हूं CH2 और ये तुम्हारा Cl ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। अब देखो SN2 रिएक्शन के बारे में पूछा है, ठीक है, SN2 रिएक्शन के बारे में पूछा है, तो हम एक बात बताएंगे, ये क्या करता है इन्वर्जन, ये करता है इन्वर्जन, मतलब किसी भी कंपाउंड के पीछे से आके अटैक करेगा, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है तुम्हारा, सबसे ज्यादा रिएक्शन होता है प्राइमरी के साथ। ठीक है, अगर तुम्हारा जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर 1 डिग्री है तुम्हारा, 1 डिग्री हैलाइड है तो ठीक है प्राइमरी हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर होगा तुम्हारा सेकेंडरी हैलाइड, फिर सबसे लास्ट में होगा तुम्हारा टर्शरी हैलाइड। क्लियर है, ये अपन ने ऐसे पढ़ा होगा। कैसे कि अगर देखो प्राइमरी रहा तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा वहां पे, बल्कीनेस जो है वो कम रहेगी, है ना। वहीं पे सेकेंडरी की बात करें तो थोड़ी सी बल्कीनेस रहेगी, लेकिन टर्शरी की अगर हम बात करते हैं वो बहुत ज्यादा क्या रहेगा, हिंडर्ड रहेगा, बहुत ज्यादा घिरा हुआ रहेगा, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, चलो इसी के अकॉर्डिंग अपन इस पे देख लेते हैं। हमें पता है ये जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्लोरीन है ये इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ये, और ये वाला जो कार्बन है ये आपस में 2 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी हैलाइड। ये कौन सा हो गया तुम्हारा, सेकेंडरी हैलाइड हो गया। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तुम्हारे ये वाले कार्बन की, ठीक है, ये वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है तुम्हारा हैलोजन। ठीक है, मतलब ये देखो जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो सिर्फ इससे जुड़ा है ये।
देखो ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा प्राइमरी हैलाइड, ये होगा तुम्हारा प्राइमरी हैलाइड, है ना। तो चलो देख लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर अपन अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी बात करें, जब SN2 के लिए मतलब तुम्हारा इन्वर्जन होना होगा, इस पे आके जल्दी से रिएक्ट करेगा, फिर इस पे करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर लिखना है तुम्हें, तो कैसे लिखोगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव तुम्हारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, कौन सा होगा, ये वाला, उसके बाद होगी इस पे रिएक्शन पे, क्योंकि ये सेकेंडरी है, ठीक है। बल्कीनेस कम हो गई, बल्कीनेस कम हो गई तो इस पे रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर बल्कीनेस बढ़ते गई तो SN2 रिएक्शन होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट, ठीक है। समझ में आ गया इतना। चलो अब अपन चलते हैं बी पार्ट पे। देखो अब बी पार्ट तुम्हारा क्या है, बी पार्ट तुम्हारा बोला है आउट ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाई, ठीक है, तुमसे ये पूछा गया है। चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब NU आ रहा होगा कहीं से, वो रिएक्शन करेगा, क्लियर है, NU माइनस होता है। चलो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, दोनों कंपाउंड बना लेते हैं। यहाँ पे ये बेंजीन, ठीक है, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, ये रहा क्लोरीन, उसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे तुम्हारे लोन पेयर्स। यहीं पे बात करो, यहाँ पर जुड़ा हुआ है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ा है तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, इनके ऊपर मैं वापस से ऐसे ऐसे लगा दे रहा हूँ, क्लियर है। ये तुम्हारे क्या लग गए, लोन पेयर्स भी लग गए। अब ध्यान से सुनना, ठीक। अब ये पूछ रहा है कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो ध्यान दो, ये वाला क्या है, देखो लोन पेयर, सिंगल, और ये फिर तुम्हारा डबल, देख रहा है, ये तो रेजोनेंस में, तो इसके साथ रिएक्शन करने में थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके साथ जो रिएक्शन होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। वहीं पे मैं बात करूं इसके साथ क्यों हो जाएगी सर, ध्यान से सुनो, ये वाला ग्रुप तुम्हारा कौन सा होता है, -I ग्रुप, ये कौन सा होगा, -I ग्रुप होगा। -I ग्रुप क्या करता है, -I ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है, समझ रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन को कोई अपने साइड खींच रहा है तो सामने वाले को क्या कर रहा होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव कर रहा होगा, और अगर सामने वाले को पॉजिटिव कर रहा है तो तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अच्छे से रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये अच्छे से देगा, ठीक है, सेकंड वाला कंपाउंड, लेकिन ये अच्छे से नहीं दे पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या डबल सिंगल क्या है तुम्हारा, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंस है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी लिखना चाहूं कि यहाँ पे जो क्लीवेज है, इसकी जो क्लीवेज है वो क्या होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, किसकी बात करें, एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये तो खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ये अपने साइड खींच रहा है, ऐसा इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा सिस्टम से, क्लियर हो गया। तो ये इसका रीजन होता है, तो तुम्हें यही रीजन लिख के आओगे -I ग्रुप के कारण। ये -I के साथ साथ एक और चीज लिख लेना कि ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, यही होता है। तो यही भी रीजन लिख के आना तुम, क्लियर हो गया। चलो अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट काफी ज्यादा इजी है तुम्हारा, आउट ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड वाई, ठीक है, सिंपल सा एक है, सीधे अपने ऐसे कंपाउंड बना के देख लेते हैं। ये देखो तुम्हारा दिया हुआ है एक CH3, ठीक है, यहां पर एक कंपाउंड, इसके ऊपर CH3, ये CH2, ठीक है, ये CH2, और यहां पर जुड़ा हुआ है तुम्हारा O और एक H, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब इसका देख लेते हैं अपन बना के एक बार, CH3, ठीक है, यहां पर होगा C, यहां पर CH3, ठीक है, यहां पर होगा एक कंपाउंड C, यहां पर होगा CH3, और यहां है एक OH, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लो जरा, ठीक है, मतलब ये 3 से जोड़ा है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, क्लियर हो गया सबको। यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव के लिए एक कार्बन, ऐसा कार्बन होना चाहिए, ठीक है, एक कार्बन, ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसकी चारों वैलेंसी से डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों। क्या जुड़े हों, डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, ग्रुप क्या हो, अटैच हों, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, कायरल कार्बन, उसी को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है, कार्बन बोलोगे या फिर चिराल बोलते हैं कई लोग, ठीक है। तो ये देखो ऐसा कायरल कार्बन बोलते हैं, और वैसा कार्बन ही तुम्हारा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो, ठीक है। जो भी चीज मैं साइड में लिखते जा रहा हूं वो भी आप कॉपी के साइड में लिखते चलो तो तुम्हारा बहुत इजीली हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो हम ऐसा कार्बन देखेंगे जिसकी चारों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या इसके पास ऐसा कोई कार्बन है, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ठीक है, देखो 2 वैलेंसी सेम है, CH3 CH3, तो ये कायरल नहीं होगा, ठीक है। वहीं पे अगर इस कार्बन की बात करूं,
यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं दो वैलेंसी से, तो ये वाला भी कायरल नहीं होगा। इसकी बात कर लो तो सेम चीज है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये भी कायरल नहीं होगा। तो मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये कहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। समझ में आ गया? इसकी बात करते हैं, चलो जाओ। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, इस वाले कार्बन की, ठीक है, तो देखो दो वैलेंसी से तुम्हारे CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कायरल नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, ठीक है, एक से जुड़ा है CH, एक से जुड़ा है हाइड्रोजन, एक से जुड़ा है CH3, एक से जुड़ा है O और H, और एक से जुड़ा हुआ है पूरा ही एक अलग कंपाउंड। दिख रहा है? CCH3 होल ट्वाइस जुड़ा हुआ है। समझ रहा है? ये एक पूरा अलग कंपाउंड है। क्लियर हो गया? तो मतलब अगर मैं बात करता हूं तुमसे, तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कार्बन है तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कायरल कंपाउंड, कायरल कार्बन। ये हो जाएगा तुम्हारा कायरल कार्बन। ठीक है, अगर ये कायरल कार्बन है अगर किसी भी कंपाउंड के पास, तो वो क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव, वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऐसे। समझ में आ गया? क्या देखना है? कार्बन अगर किसी के पास है जिससे चार वैलेंसी से, जिस कार्बन की चार वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों, तब तुम क्या कहोगे? वो तुम्हारा कायरल है, और वही कंपाउंड शो करता है ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे शो करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आंसर तुम्हारा कौन सा होगा? ये वाला। इस पर टिक कर देता हूं ऐसे। ठीक है, इसमें भी देख के बता सकते हो, ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इससे तुम्हें क्या पूरा एकदम नॉलेज हो जाती है कि किसके पास क्या जुड़ा है, किस वैलेंसी से क्या जुड़ा है, इसलिए अपन ने इसको थोड़ा सा ओपन करके देखा। ठीक है, और ये चीजें लिख लिया करो साइड में, मैं जो भी लिखता हूँ। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन सेट नंबर 3 का क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, गिव वन केमिकल टेस्ट एज एन एविडेंस टू शो डेट। ठीक है, यहां पर दो तुम्हें कंपाउंड दिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, यहां पर क्या बना रहा है? दोनों के दोनों आयोनाइजेशन क्या कर रहे हैं? तुम्हारे आइसोमर है। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर है। ठीक है, मतलब क्या होगा? कभी ये वाला आयन देगा, कभी ये वाला आयन देगा। तुम्हें फर्क क्या दिख रहा है दोनों में? ठीक है, देखो यहाँ पर SO4 बाहर है, यहाँ पर SO4 अंदर है, यहाँ पर Cl अंदर है और Cl बाहर है। मतलब ये होगा आयोनाइजेशन, कभी Cl बाहर जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले कंपाउंड की, तो यहाँ पे क्या देगा? जब भी सॉल्यूशन में डालोगे तो ये Cl बाहर करेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो ये SO4 बाहर करेगा। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलो अपन इसके बारे में देख लेते हैं। अगर मैं सबसे बात करूं, पहले यही वाला कोबाल्ट लिखा हुआ है, NH तुम्हारा 3 लिखा हुआ है, कितनी बार प्रेजेंट है? 5 बार, और Cl है इधर, और बाहर है तुम्हारा SO4। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मैं बात कर रहा हूं, ये जब भी एक्वस फेज में जाएगा तो SO4 2- में निकलेगा। ठीक है, अब कोई ऐसी चीज डाल दो कि वो अगर SO4 के साथ रिएक्ट करे, या तो वो कलर दे दे या तो वो प्रेसिपिटेट बना ले। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूं BA, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? BaSO4। 10th क्लास याद है कि नहीं याद है? BaSO4 में क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 10th क्लास में पढ़ी थी, अब पता है मुझे 2 साल हो रहे हैं लगभग, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए ना। BaSO4 में क्या आता है? तुम्हें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। वहीं पे अगर मैं डाल देता हूं तुम्हारा क्या, यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में कोबाल्ट NH3 5 बार प्रेजेंट है, बस SO4 को अंदर कर दिया है और Cl को बाहर कर दिया है। यही है ना? यही है। अगर मैं इसको डाल देता हूं, ये क्या देगा? Cl- देगा, बाहर देगा, ये चला जाएगा Ba के साथ, और ये क्या बनाएगा तुम्हारा? यहां पर रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन, और रिएक्शन अगर होगी भी तो व्हाइट प्रेसिपिटेट तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड, जो भी आइसोमर तुम्हारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है विद Ba, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वहां पर वो तुम्हारा हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर लेना, वो टेस्ट हो गया तुम्हारा। अब वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूँ दूसरे टेस्ट की, सर मुझे ये नहीं डालना, ठीक है, मुझे दूसरा डालना है, ठीक है, तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे अब इसकी नहीं चाहिए पीपीटी, मुझे इसकी चाहिए, तो क्या करें? एक काम करो, यहां पर Ag डाल दो। अगर मैं जैसे ही Ag डाल दूंगा तो यहां पे क्या बन जाएगा तुम्हें? AgCl, उसका क्या मिल जाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तब तुम Ag डालते हो तो Ag के साथ तुम्हें इसकी मिलती है व्हाइट PPT। वहीं पर SO4 की कुछ नहीं मिलती। ठीक है, तो Ag का जहां पर होगा नो रिएक्शन। ठीक है, मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये इसका रीजन था, डायरेक्ट अपन ने ऐसे कर लिया। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कौन किसके साथ तुम्हारा पीपीटी देगा। और भी एलिमेंट है, और भी चीजें पीपीटी बनती है, तो वैसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं है। ठीक है, इतना हो गया तुम्हारा। चलो अब देखो बी वाला पार्ट तुम्हारा बोल रहा है NiCl4 होल ट्वाइस उसके ऊपर प्रेजेंट है चार्ज। ठीक है, जो कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? देखो पैरामैग्नेटिक। और यहीं पे हम बात करते हैं, ये देखो तुम्हारा ये क्या है? डायमैग्नेटिक। तो ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, बस बना रहे हैं दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल। तो ये मैं दोनों बहुत बार बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने? इथाइलिन डायमीन के अपन ने केस में पढ़ा था कि एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक लिगेंड। ठीक है,
तो अगर किसी भी मेटल के पास, किसी भी ट्रांजिशन मेटल के पास क्या है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अगर वो आ रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के फील्ड के अंदर, तो वो क्या करेगा, जितने भी तुम्हारे अनपेयर्ड हैं सारे के सारे को पेयर्ड कर देगा। ये बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो Cl है तुम्हारा, ये क्या है, एक वीक लिगेंड है। वहीं पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो यहां पर क्या है, ये है तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और बोल सकते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करेगा, अगर निकल के पास अनपेयर्ड है तो सारे को पेयर कर देगा, और अगर सब पेयर हो गए उसी को तो अपन डायमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जाओ सी वाले पार्ट पे, ये वाला अपन कर चुके हैं ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिख के आना तुम, ठीक। चलो अब देखो अब तुम्हारा है सी पार्ट क्या बोला, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी व्हेन इट फॉर्म्स एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ऑक्टाहेड्रल में कैसे दिखता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी के पास डी है, ठीक है, कैसे दिखेगा डी, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 बन गया 5 ब्लॉक। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा, नीचे होते हैं तुम्हारे 3 ऐसे, 1 2 3, और यहाँ पर क्या होता है तुम्हारे 2 प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में यही होता है, टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है, नीचे 2 ऊपर 3 हो जाता है ना, ये बात याद है सबको, ठीक है। अब अपन बात करते हैं Fe की बात करते हैं, और Fe3+ में है ये, ठीक है। Fe का होता है 26 एटॉमिक नंबर, Fe का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका क्या आने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। ये आएगा तुम्हारा 3d6, ठीक है, 4s0, यही होगा किसका, Fe3+ का, ठीक है। तो सारे के सारे को अरेंज करोगे तो देख, सबसे पहले 1 2 3 4 5 और ये तुम्हारा 6 ऐसे होगा। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले वीक लिगेंड की, ठीक है, ध्यान सुनना। वीक लिगेंड क्या करेगा, जब ये अपना फील्ड में आएगा, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके फील्ड में आएंगे, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे जाएगा, 1 2 3 4 5 और तुम्हारा 1 6 ऐसे ही जाएगा, क्यों, मतलब कि अगर वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कर पाता। वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अपनी चलाता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, अपनी चलाएगा, ध्यान से सुनना। यहां पे हो जाएगा ये स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग जैसे ही आएगा तो ये क्या कहेगा, स्ट्रॉन्ग, सुनो तुम ना एक काम करो, आपस में पेयरिंग कर लो, मुझे जगह चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यही कहता है कि मुझे जगह बनाओ, ठीक है। जैसे ही वो जगह बनाना स्टार्ट करेंगे, कैसे दिखेगा, ये पेयर है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे पेयर, ये इससे पेयर, देख रहा है ना, यहाँ पर ये आपस में कर लेंगे पेयरिंग ऐसा। तो यहाँ पे कितने होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे D5 होगा, ये D5 4s2, ठीक है। यहाँ पे ये एक कम कर लो, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे एक अपना कम है, D5 है, तो वहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे की पेयर, अनपेयर तो वैसे ही होंगे वीक में, ठीक है। यहाँ पे देखो अब स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, ये सारे के सारे क्या करेंगे, पेयरिंग, ये इसके साथ पेयर तो ऐसा देखेगा, ठीक है। अब ये इसके साथ पेयर तो ऐसा देखेगा। अब बच गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, कितने होगा, देखो 4 और 1 5। तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो सारे के सारे की पेयरिंग कराना चाहेगा, और वीक इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएंगे पेयर। एक बार वीक का और देख लो, ठीक है। 3d5 में तो कैसा देखेगा, ध्यान से सुन लो एक बार, देखो ऐसा, 1 2 3 4 5 खत्म। वीक में ऐसा दिखेगा, स्ट्रॉन्ग में तुम्हें सारे के सारे पेयर दिखेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग में क्या हो जाती है, पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग में हो जाती है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहीं पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, वीक की। वीक में क्या होता है, वो लिगेंड जो रहता है उसके पास इतनी ताकत नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, अनपेयर ही छोड़ देता है, उसको मैं लिखूंगा अनपेयर ही छोड़ देता है वो, ठीक है। तो यही बात अपन को समझनी थी और ये बात अपन ने यहां पर समझी, क्लियर है। सेम चीज इसमें हो रही थी कि जो तुम्हारा Cl है, अगर तुम्हें इसके रिस्पेक्टिव में समझना है, अगर एग्जाम्पल से समझना है तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक बात वो और कर लेते हैं, अगर मान लो Cl आ रहा है, Cl लिगेंड है, अगर Cl आ रहा है तो ये ऐसा दिखेगा तुम्हें, क्योंकि Cl एक वीक लिगेंड है। जैसे ही तुम्हारा क्लोरीन आएगा, तुम्हारा आयरन कहेगा कि मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं बनाऊंगा जगह, तुम हो कौन, ऐसा, ठीक है। वहीं पे अगर जैसे ही तुम्हारा ये आएगा, CO आएगा, CO है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ये कहेगा कि जगह बना, चलो जगह बनाओ, किसको बैठना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेगा, ये जितने भी अनपेयर्ड है सारे को कर देगा पेयर, और तुम्हारा वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो ये इसलिए अपन इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और इसी को अपन कहते हैं इसको वीक लिगेंड, समझ गए। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, बस इतने लिख के आना, बाकी तुम्हें आंसर तो कहीं नहीं जा रहे, नंबर कहीं नहीं जा रहे। याद रखना, ऑक्टाहेड्रल तुम्हारे नीचे 3 ऊपर 2, और टेट्राहेड्रल नीचे 2 ऊपर 3,
क्लियर है? तो वैसे ऐसे याद रखो। देखो 25th क्वेश्चन सेट नंबर 3 का बोल रहा है, सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सा, देखो डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाउ डज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम मॉलिक्यूलरिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखो बी वाला पार्ट, ए फर्स्ट, ठीक है, पहली एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कोई जिसका 50% क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रही है वो 25 मिनट में। कैलकुलेट द टाइम, मतलब तुम्हें कैलकुलेट करना है जब 80% कंप्लीशन हो रहा है उस रिएक्शन का, तुमसे ये पूछा है। ठीक है, तो इनिशियली हम मानते हैं कि 100% होगा कोई भी चीज़। ठीक है, अब अलग अलग कंप्लीशन हो रहा है, मतलब कि चीज़ें टूटते जा रही हैं, कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ें ध्यान में रखना। अब एक का टाइम दिया है, दूसरे का भी अगर टाइम दिया होता तो हम चीज़ें निकाल लेते, है ना। तो चलो अपन निकाल के देखते हैं। यहाँ पर हमसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 50% दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो मतलब हमें क्या निकालना है, हमें के निकालना पड़ेगा, क्योंकि के टी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, एल एन क्यू होता है। ठीक है ना, कई लोग इसको ऐसे भी समझते हैं। अगर मेरे को एल एन हटाना है तो के टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग क्यू। लॉग क्यू क्या होता है, क्यू होता है क्वोशिएंट, मतलब कि तुम्हारे जितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है वो होता है। ठीक है, तो अपन यहां से निकालेंगे। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास टाइम है पहली वाली रिएक्शन के लिए, तो पहली वाली रिएक्शन से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो के इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, यहां पर लॉग क्यू की वैल्यू क्या होती है, यहां पे क्यू होता है तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, ठीक है, परसेंटेज में दिया है तो कितना परसेंट इनिशियली प्रेजेंट होगी, वो 100% प्रेजेंट होगी। अब उसका क्या हो गया, जब 50% उसका चीजें टूट गई, मतलब 100 माइनस 50 उसका पार्ट टूट चुका है, डिसोसिएट हो चुका है या फिर कंप्लीट हो चुका है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम। चलो के इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आएगा 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, देखो 25, यहां पर मैं लॉग रख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, देखो मैं सीधे कट कर दूं, यहां पे 100 है, यहां पे 50 बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं सीधे 2 लिख दूं ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो के की वैल्यू तुम्हारी ये आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, ये आ गई। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, तो के जो तुम्हारा आया है ये किसके लिए आ गया, के 50 के लिए आ गया। तो के तो सबके लिए सेम ही होता है रिएक्शन के लिए, के तो सबका सेम ही होगा, कांस्टेंट है वो। क्लियर है? चलो देखो अब ये आ गया तुम्हारा, अब यहाँ पे तुम इसके लिए निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा, देखो के टी इज इक्वल टू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 25 मतलब 80% के लिए कितना होगा 100, फाइनल कितना होगा 100 माइनस 80, 100 माइनस 80, यही होगा। ठीक है, वैल्यूज को पुट करेंगे अपन। टाइम कितना है तुम्हारा, अपन निकाल रहे हैं टी 80% के लिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 2.303, मत भूल जाना। ठीक है, ये हो जाएगा 2.303। ठीक है, यहां पर है लॉग, ये कितना बचेगा तुम्हारा, देखो ये बचेगा 100/20, मतलब लॉग की वैल्यू कितनी आएगी, लॉग 5 हो जाएगा ये। क्लियर है? अपॉन में क्या चल रहा है, इसके के चल रहा है, अपॉन में चल रहा है के। क्लियर है? के की वैल्यूज को पुट करेंगे, देखो तो ये 2.303 कैंसिल हो जाएगा इससे 2.303 से। ठीक है, चलो अपन कर देते हैं। यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन लॉग 5, ये कितना बचेगा, देखो 2.303। ठीक, यहां पर कितना है 25, यहां पर कितना प्रेजेंट है, देखो ये 25 इसका टाइम, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, लॉग की वैल्यू 2.30 से 2.30 कैंसिल। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा टी की पार्टी इज इक्वल टू टी 80%, टी हो गया 80%। अब सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। लॉग जो तुम्हें लॉग की वैल्यूज है वो तुम्हें गिवन रहती है अक्सर। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा, ये आएगा टी इज इक्वल टू 58.11 मिनट। ठीक है, 58 पॉइंट कुछ ऐसा तुम्हारा मिनट आएगा। मतलब जब, अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, जब 50% कंप्लीट हो रही थी रिएक्शन तो 25 मिनट लग रहे थे, वहीं पे अगर तुम्हारी 80% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो तुम्हें कितने मिनट लग रहे हैं, लगभग 60 मिनट लग रहे हैं, 58.1 कुछ ऐसे मिनट लग रहे हैं। क्लियर है? तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, कुछ नहीं करना था, log 2 की वैल्यू रखते तो तुम्हारा यहाँ पे के की वैल्यू 1 आ जाती, फिर यहाँ पे अपन को पुट करना था और इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। अब जो तुम्हारा ए वाला था, ए क्या था, डिफाइन ऑर्डर, तो तुम्हारा ऑर्डर क्या है, डायरेक्ट तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट हुज मोलर कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मतलब
वो कंसंट्रेशन जो कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके बाद उसका जो मोल कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाए, उसको कहते हैं अपन, इसको नॉर्मल में ऐसे लिखना सकते हो तुम कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट रेज टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है तुम्हारा के एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए और एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर मैं बात कर रहा हूं ए प्लस बी मिलके बना रहा है सी, तब ठीक है, तो तुम्हारे रिएक्टेंट का एक्टिव कंसंट्रेशन और उसके ऊपर जो भी चीज लिखी जाती है ये एक्स और वाई, ठीक है, ये एक्स और वाई, वो क्या होंगे तुम्हारा? एक्स होगा तुम्हारा ऑर्डर, ऑर्डर फॉर ए, और तुम्हारा वाई क्या होगा? ऑर्डर फॉर बी, ऑर्डर फॉर बी, ये होता है, ठीक है। अब इसने बोला है अगर तुम्हें पूरी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को मैं सम कर दूंगा, x प्लस वाई, इसको हम शो करते हैं n से। n क्या बताता है? n बताता है ओवरऑल, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है n, ठीक है। मान लो मैं सपोज कर लेता हूं कि a का ऑर्डर 1 है और b का ऑर्डर भी 1 है, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n इज इक्वल टू हो जाएगा 2, मतलब वो हो जाएगा तुम्हारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यही बोला गया है, ठीक है, इसको ऐसे लिख के आना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट रेज टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये, ठीक है। इसके ऊपर जो एक्टिव मास के ऊपर जो पावर दी गया है उसको अगर हम सम करेंगे जो कि प्रेजेंट होता है एक रेट लॉ में, इसको अपन रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ये लिख के आओ या ये लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही होंगे, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। देखो सेट 3 का 25th पार्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन और पार्ट है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा था डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है तुम्हें 2.5 × 10⁴, क्लियर है। एट कितना? 27 डिग्री सेल्सियस पर। अब एट व्हाट टेम्परेचर वुड रेट कांस्टेंट तुम्हारा ये जब हो रहा है, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी गिवन है, ठीक। अब तुम्हें ये बताया है कि टेम्परेचर बताओ जब रेट कांस्टेंट हो रहा है तुम्हारा इतना, ठीक है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तुम्हें गिवन है, क्लियर है इतना सबको? चलो, तो सबसे पहले अपन इसको वैसे लिखेंगे जैसे तुम एग्जाम में लिख के आने वाले हो, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम? गिवन, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या क्या। चलो, गिवन है तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट K1 पहले वाले रिएक्शन के लिए तुम्हारे पास है 2.5 × 10⁻, कितना देखो 4 प्रेजेंट है, सेकंड इनवर्स, क्लियर। अब उसके बाद देखो टेम्परेचर कितना दिया तुम्हें? टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है 300 केल्विन। 300 केल्विन कैसे हो गया सर? दिया ही नहीं है। अरे 273 प्लस क्या करोगे? 27 सेल्सियस कर दोगे तो क्या जाएगा? केल्विन में जाएगा तुम्हारा। चलो देखो, अब उसके बाद तुमसे पूछा एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब T2 तुमसे पूछा गया है। K2 तुम्हारे पास गिवन है, K2 कितना है देखो 7.5 × 10⁴ गिवन है सेकंड इनवर्स में। और एक चीज और गिवन है तुम्हारे पास, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना दिया है देखो 19.147 × 10⁻, इस बार दी गई है 3 जूल मोल इनवर्स, क्लियर है, इतना समझ में आ गया? तो क्या करने वाले हैं सर? अब जब भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात हो रही है, मतलब तुम्हारा दिमाग कहां पे जाना चाहिए? अरेनियस इक्वेशन पे। अरेनियस ने क्या इक्वेशन दिया था? अरेनियस ने बोला था कि log K2/K1 इज इक्वल टू होता है EA/2.303 × R, और टेम्परेचर क्या होता है? 1/T1 - 1/T2, यही होता है, ठीक है। देखो सारी वैल्यूज तो हमारे पास प्रेजेंट है, K2 हमारे पास है, K1 हमारे पास है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कितनी होती है तुम्हारी बता दो? R की वैल्यू होती है 8.314, यही होता है, क्लियर है। तो हमारे पास है T1 हमारे पास है, और क्या चाहिए? T2 चाहिए। चलो अपन सारी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो लॉग, ध्यान से देखना, लॉग K2 कितना है? 7.5 × 10⁴ अपॉन 2.5 × 10⁴, ठीक है, इज इक्वल टू EA कितना देखो 19.147 अपॉन 2.303, R की वैल्यू पुट करो 8.314, ठीक है। अब यहां पे पुट करो 1/300 - 1/T2, काफी ज्यादा इजी। सिर्फ देखो एक ही चीज नहीं दी, बाकी सब दिया है ना। तो पुट कर लो यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 3 × 75, इससे ये कैंसिल पूरा का पूरा। अब यहाँ पे बात करो, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर 2.303
कितना टाइम जाएगा, इसको अगर तुम डिवाइड करोगे ये आएगा 8.313 कुछ, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया ना। ये होता है 8.83 टाइम इसका, ठीक है, इसका, ठीक। जब 8.831 को उसको कैंसिल कर दोगे तो 0 बचेगा। चलो अब देखो तुम्हारे पास चीजें क्या क्या बच गई है। बचा तुम्हारे पास log 3, ठीक है, इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल हो गया, क्या हो गया, सभी कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू क्या बचा, 1/300 माइनस 1/T2, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया। ध्यान से देखना, ये इंटू 10 की पावर 3 भी है, 10 की पावर 3 भी बचा है इस साइड, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा अपॉन 10 की पावर 3, ये नीचे जाएगा पूरा, समझ में आएगा, ये पूरा नीचे जाएगा। तो तुम्हारा आंसर ऐसे हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर तुम्हारा वैल्यू पुट करो इसकी 0.4771, 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 1/300 माइनस 1/T2। अब यहाँ से T2 की वैल्यू काफी ज्यादा ईजी है, निकाल सकते हो, ठीक है। तो T2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, 350 केल्विन, ठीक है। तो तुम्हारा T2 आएगा, वो आएगा तुम्हारा 350 केल्विन। क्लियर है, काफी ज्यादा इजी था, पूरा का पूरा चीजें गिवन थी तुमको, ठीक है। तुम्हारा ये आंसर हो गया, ठीक है। कट कैसे करना एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखना मैंने कैसे कट करा था। 25 3 जा 75 होता है, ठीक है। यहां पर देखो तो ये कितना जाएगा, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, 2.303 को मैं कट कर रहा हूं कितने टाइम, 8.313 टाइम, ठीक है। 8.313 को मैं जब कट करूंगा किससे, 8.314 से। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 10 की पावर 3 बच गया, ये किस में, इनटू में है, जब नीचे आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो log क्या है, 3, log 3 की वैल्यू अपन ने डायरेक्ट पुट कर दी, कितनी गिवन है देखो हमको, log 3 की वैल्यू 0.4771, तो मैंने रख दिया 0.4771, 10 की पावर ऊपर गई तो इतना आ गया। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 350 आंसर आ जाएगा, 350 केल्विन, ठीक है। तो यहां पर हमारा T2 आया है 350 केल्विन, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर होगा, ये रहा तुम्हारा आंसर, मस्त साइन कर दो ऐसे और आगे बढ़ो। क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसका जो बी पार्ट है तुम्हारा, वो क्या बोल रहा है, 25 का और क्वेश्चन बी पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है, राइट अ कंडीशन अंडर विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर, गिव एन एग्जाम्पल। तो ये हम सबको पता है कि अगर मैं एक चीज का कंसंट्रेशन एक्सेस में कर देता हूं, ठीक है, तो जो तुम्हारी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह शो करते काइनेटिकली, ठीक है। तो कैसे लिख के आओगे, वो अपन ऐसे लिखेंगे, देखो, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे ही लिखना है बस। अब बायोमोलिकुलर रिएक्शन कैन बी काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर इन अ बिहेवियर इफ, उसका जो एक रिएक्टेंट है इज टेकन एज सच अ लार्ज एक्सेस दैट इट इज कंसंट्रेशन मे चेंज हार्डली, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें यही लिखना है कि अगर मैं बात कर रहा हूं लार्ज एक्सेस में ले रहा हूं किसी का भी कंसंट्रेशन, ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट का, तो वो तुम्हारी जो भी रिएक्शन होगी, वो एलिमेंट्री जो रिएक्शन होती है, मतलब सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होती है, वो तुम्हारी कैसी दिखती है, वहां पे काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रहती है। इसका एग्जाम्पल पूछा गया है, तो एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो, तुम इस तरह का बता सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, और यहां पर तुम्हारा क्या होगा, एक और प्रेजेंट होगा, C2H5 लिख लेता हूं मैं इसको, ठीक है। अगर मैं यहां पर क्या करूं, वाटर को एक्सिस में ले लूं, वाटर को मैं एक्सिस में ले लूं, तो यहां पर मुझे क्या मिलता है, मुझे चीजें वैसे ही है, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ना है तुम्हें, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां पर H जोड़ दो, यहां OH जोड़ दो, एक तुम्हें देखेगा CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, और तुम्हें यहां पे क्या दिखने वाला है, C2H5O, और ये H खत्म। एक बनाएगा एल्कोहल, एक बनाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। तुम्हें ऐसा मिलने वाला है। तो इसी रिएक्शन का जो तुम्हारा ऑर्डर रहता है काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रहता है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारी, इसी को हम बोलेंगे क्या, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक चीज तुम्हारे किस में है, देखो वाटर तुम्हारा एक्सेस में है, ऐसी तुम ग्लूकोज या सुक्रोज की बात कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा सेम चीज आएगा, जैसे ही तुम्हारा क्या होता है, सुक्रोज अगर टूट रहा है, स्टार्च टूट रहा है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, तब भी तुम्हारे वो एग्जाम्पल भी तुम्हारा बायोमोलिकुलर हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ऑर्डर रहेगा वो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। क्लियर, तुम्हें यही लिख के आना था। एक तुम्हारा ये होगा एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल। तो बस एक डेफिनेशन में सिर्फ तुम्हें लिखना था लार्ज एक्सेस, तुम्हें 1 नंबर मिलेगा, एक रिएक्शन लिख दोगे 1 नंबर मिल जाएगा, खत्म चीज। देखो केमिस्ट्री है, रिएक्शन तो लिखना जरूरी है। इतना क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। देखो सेट 3 का 26 क्वेश्चन क्या बोला तुम्हारा, प्रोजेक्ट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनका तुम्हें मेन प्रोडक्ट बताना है, चलो कर लेते हैं। ए पार्ट तुम्हारा बोल रहा है यहाँ पर क्या, देखो ये कीटोन, ये एल्डिहाइड,
ठीक है, ये दिख रहा है कीटोन, देखो यहाँ पे क्या है, ये R और ये C डबल बॉन्ड O, कीटोन हो गया। यहाँ पे देखो ये क्या है तुम्हारा COOH, CO और H, तो दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, ये एल्डिहाइड होगा। ये रिएक्शन हो रही है क्या, ये देखो क्या है, टॉलिन्स क्या है तुम्हारा, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है ये वाला, ठीक है। मतलब ये क्या है, टॉलिन्स रिएजेंट। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। सिल्वर मेरा टेस्ट पड़ा है ना, ठीक है। तो किसको करेगा, कीटोन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, कीटोन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, सिर्फ कौन सा होगा, एल्डिहाइड। क्या बना लेगा, चलो देखो यहाँ पर ऐसा लिखूंगा मैं, ये जैसे का तैसा बनाऊंगा साइक्लोहेक्सेन को, ठीक है। ये बन गया डबल बॉन्ड O, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये बना देगा COO माइनस, खत्म, COO माइनस, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखो, इसमें ऐसे स्टार मार्क कर लो कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कीटोन क्या नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एल्डिहाइड क्या होगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। ऐसे याद रखो, क्लियर हो जाएगा। चलो अब आगे जाओ। देखो सेकंड वाला पार्ट तुम्हारा क्या है, NaBH4 है। तो NaBH4 के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, NaBH4, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है चीज़ें ध्यान से समझना कि NaBH4 सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड पर, कार्बोनाइल कंपाउंड पर वर्क करता है, ठीक है। ज्यादातर इस पे ही वर्क करेगा वो, ठीक है। तो कंपाउंड लिख लेना इसको पूरा, ठीक। कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर वर्क करेगा। अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारा H+ है, ठीक है। ये क्या कराएगा तुम्हारा, रिडक्शन कराएगा। ध्यान देना, ये क्या कराता है तुम्हारा, रिडक्शन। कौन कराएगा, NaBH4, ठीक है। ये कराता है रिडक्शन, सिर्फ किसका, कार्बोनाइल कंपाउंड का। अब जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं वो कहाँ होते हैं, देखो ये ऐसा लिख देता है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे एक तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, देखो कार्बोनाइल ग्रुप, और एक तुम्हें लगभग तुम्हें ये भी दिखेगा कार्बोनाइल कंपाउंड जैसा, कार्बोनाइल कंपाउंड जैसा, लेकिन ये है नहीं। क्यों नहीं है, क्यों, देखो क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए एक तो R होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो CO बॉन्ड है, ऑक्सीजन लगा हुआ, तो ये तुम्हारा क्या है, एस्टर, ये है तुम्हारा एस्टर, ये है तुम्हारा कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इस पे वर्क करेगा, इस पर नहीं वर्क करेगा, ध्यान से रखना ये बात, ठीक है। गलती यहीं पे करते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस पे ही वर्क करेगा तुम्हारा NaBH4, ठीक है। इसको रिड्यूस कर देगा। जैसे ही बताओ, अगर कीटोन का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, सिंपल सी बात है। तो चलो लिख दो यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3, ठीक है। यहाँ पर बनेगा तुम्हारा COH लग जाएगा। बाकी का देखो ये बचा CH2, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसा CH2, ठीक है। फिर देखो C, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड मैंने साइड में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन और उससे जुड़ा हुआ CH3, तो ये वाला तुम्हारा कंपाउंड बनेगा, खत्म। काफ़ी ज़्यादा सिंपल, ठीक है। और थोड़ा सा अगर ब्रांच लग रहा है तो तुम एकदम सिंपल से ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखना है, CH3, ठीक है, C यहाँ पर OH, CH2, ठीक है, ये COO CH3, ऐसे लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन इसके साथ लिखना तो ईजी पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा तुम्हारा आंसर होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। अगर एक बात तुम्हें ध्यान है इसके बारे में, ठीक है, सिर्फ ये ध्यान है तो तुम पूरा कर लोगे, समझ गए। अगर मान लो वहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता, LiLH4, तो क्या होता, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो सारे कंपाउंड्स को, सारे फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ग्रुप है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये था, ठीक है। इसीलिए शुगर का अगर रिडक्शन कराना होता है, एडिशनल चीज बता रहा हूँ, अगर शुगर का रिडक्शन कराना होता है, जैसे एल्डिहाइड शुगर है, कीटोन शुगर है, तो तुम्हारा यही यूज करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। क्लियर हो गया, चलो जाओ। सी तुम्हारा कौन सा, देखो थर्ड पॉइंट, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है और यहाँ पे तुम्हारा कौन सा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा कौन सा हो रहा है, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। जब भी तुम्हें ये दिख जाए समझ जाना एल्डोल होने वाली है, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलो देखो, तो एल्डोल में क्या होता है, एक कन्वर्ट करता है और एक होता है, ठीक है। मतलब कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर बेंजीन है, ठीक है, ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ C6H5, C डबल बॉन्ड O और ये एक H, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ HCH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये H। आप ध्यान देना, इसके पास रेजोनेंस है, अगर इसके पास रेजोनेंस है तो ये वाला ग्रुप क्या होगा, तुम्हारा स्टेबल होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये स्टेबल होगा तो ये अपने आप को क्या करेगा, कन्वर्ट, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर हो गया। यहाँ पे जब ये कन्वर्ट होगा तो ये क्या देगा, एक एल्डिहाइड जो है, जिसके पास अपन बोलते हैं ना कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं करता एल्डोल में। क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन हमेशा क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में।
सिंपल सी बात है। तो ये हाइड्रोजन आके इस पे अटैक करेगा और ये वाला कार्बन इस पे आके जुड़ जाएगा। क्लियर है? चलो ये सारी की सारी चीजें करनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH बेस की प्रेजेंस में करना है। ठीक, सारी चीजों को जोड़ देते हैं, देखो क्या बनेगा C6H5। ठीक है, C यहां पर OH बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसका H आके इसके ऊपर जुड़ गया। ठीक, और H इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये यहां था मैंने पास में लिख दिया बस। क्लियर? इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव आके इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा CH2। ठीक है, बाकी के इस ग्रुप को तो हमने टच भी नहीं किया, तो बाकी जैसे का तैसे लिख दो, CHO लिख रहा हूं कंपाउंड को बंद करके, ये ओपन है मैंने थोड़ा क्लोज में लिख दिया। ठीक, चेक कैसे करोगे? एल्डोल में हमेशा क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी बनता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप, उससे डायरेक्टली अटैच होता है पहला अल्फा और दूसरा होता है बीटा। क्लियर है? तो देखो फंक्शनल ग्रुप के बीटा पे तुम्हारा क्या है? हाइड्रोक्सी है, तो मतलब हमारा आंसर सही आया है। तो तुम्हारा ये कौन सा प्रोडक्ट बना? बीटा हाइड्रोक्सी बना। कौन सा बना तुम्हारा? बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसको ही बोलते हैं एल्डोल। ऐसी रिएक्शन होती है। क्लियर हो गया सबको? काफी ज्यादा इजी था, ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है, बस दिमाग लगाना था थोड़ा सा। क्या लगाना था? देखो यहां पर कि कौन सा हाइड्रोजन देगा, कौन सा हाइड्रोजन नहीं देगा। सिंपल सी बात है। देखो ये अपने आप को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। और अगर थोड़ा सा और थोड़ा दिमाग लगाना है तो ऐसे कर सकते हो। देखो ये रहा बेंजीन, ठीक है, इसके ऊपर होता CHO, यहाँ पे बीच में गोला होता, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, है क्या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की जगह पे तो ये वाला ग्रुप जोड़ा है, तो क्या ये हाइड्रोजन देता? नहीं देता। तो कन्वर्ट कौन सा होता? दूसरा वाला। समझ गए ना? दूसरा वाला ही तो H दे पाता, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। समझ गए ना? ठीक है, तो तुम्हें यही कन्वर्ट करना पड़ता, ये कन्वर्ट नहीं करते। क्लियर हो गया? काफी ज्यादा ईजी हो गया। चलो आगे चलते हैं। देखो A पार्ट फिनिश, B पार्ट चालू। क्या बोल रहे हैं तुम्हारा? देखो गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब यहां पर तुम्हें टेस्ट के बारे में पूछ लिया है, कितनी बार अपन पढ़ चुके हैं, ध्यान दो। यहाँ पे ये तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड, इसके टर्मिनल पे क्या है? CH3 है। इसके टर्मिनल पर CH3 दिख रहा है क्या? नहीं है, कहीं पर भी CH3 नहीं दिख रहा। देखो इस बार तो कहीं पे भी नहीं है। ये C6H5 है, मतलब क्या होगा? CH2 CH2 CH2। ये क्या है तुम्हारा? C6H5 CH2 CH2 CH2। ठीक है, CH3 है ही नहीं। तो क्या करेंगे? इसको मैं कर सकता हूं आयोडो फॉर्म टेस्ट। आयोडो फॉर्म टेस्ट भाई I2NaOH के प्रेजेंस में। क्लियर हो गया? इसका क्या होगा? ये देगा नेगेटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट, नेगेटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट। क्लियर हो गया? काफी ज्यादा इजी हो गया ये वाला, है ना? हमेशा देखना टर्मिनल पर एक टेस्ट तो हमेशा अपने दिमाग में डाल लो, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म हमेशा कभी कभी पूछ ही लेता है वो कि अगर टर्मिनल पर CH3 है तो वो देगा आयोडोफॉर्म, अगर नहीं है तो नहीं देगा। ये आयोडोफॉर्म में क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट वो बना लेगा। क्लियर? अब देखो क्या पूछ रहा है C पार्ट। वाई इज अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको अपन बना के देखते हैं। क्या अल्फा हाइड्रोजन की बातें चल रही हैं? ध्यान से देखना। ठीक है, इसको मैं बात कर रहा हूँ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो यहाँ पे मैं एक H ले रहा हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ CH3। ठीक है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये इसके पास जितने भी हाइड्रोजन है ये क्या हो गए? अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। ठीक है, ये एसिडिक क्यों होते हैं? चलो देख लेते हैं इसको। अगर मैं ऐसा ओपन करूँ इसको, ये H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मान अपन सपोज कर लेते हैं ये तुम्हारा क्या है? OH है, ऐसा। ठीक है, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक की सपोज कर लिया। अगर ये हाइड्रोजन निकलता है, ये एसिडिक क्यों है ये पूछा है, तो हाइड्रोजन निकलेगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव के कारण क्या हो जाएगा? देखो नेगेटिव सिंगल और ये डबल, रेजोनेंस लग गया, ये क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये हाइड्रोजन अगर दे भी दिया तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे तुम? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस। ठीक है, इसके कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप के जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो होंगे एसिडिक। हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? एसिडिक होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि उसके कारण, रेजोनेंस के कारण, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर निकल भी रहा है वो क्या करेगा? ठीक है, निकल जाने दो, स्टेबल कर देगा कंपाउंड को। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस लगा है। कैसे रेजोनेंस लगा? ये नेगेटिव, ये डबल, ये नेगेटिव, लोन पेयर डबल। देखो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल दिख रहा है ना? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के किसी भी कार्बोनिल के, उसमें भी एल्डिहाइड में भी सेम होगा, एल्डिहाइड में भी सेम होगा। अल्फा पे क्या आएगा? नेगेटिव सिंगल, और एल्डिहाइड में देखो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी तो बनाएगा ना यहाँ पे डबल। ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है ऐसा CH2, ये नेगेटिव, ठीक है, सिंगल, और ये तुम्हारा डबल।
सेम एल्डिहाइड में, सेम कार्बोक्सिलिक में, सेम कीटोन में भी सेम ही होगा। क्लियर हो गया? इसीलिए तो तुम्हारा ध्यान दो, इसीलिए तो तुम्हारी रिएक्शन कौन सी होती है? एल्डोल होती है। एल्डोल अपन ने पिछली वाले में पढ़ी थी ना, पिछले क्वेश्चन में क्या था? एल्डोल बन रहा था, एक रीअरेंज हो रहा था, एक हाइड्रोजन दे रहा था। कैसे दे रहा था हाइड्रोजन? क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी थी। क्लियर हो गया? वहां पे रेजोनेंस था। आंसर मिल गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब 26 क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है सेट नंबर 3 का, राइट द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अ प्रोपेनॉल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। ठीक है, प्रोपेनॉल क्या होगा? 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको प्रोपेनॉल को? देखो CH3 CH2 एल्डिहाइड का भी क्या होगा? कार्बन काउंट होगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये एक H, प्रोपेनॉल ये होगा। क्लियर? पहला बोल रहा है वो 2 मोल ऑफ CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। देखो अगर प्रोपेनॉल रिएक्ट कर रहा है CH3 CH2, ठीक है, यहां पे मैं ऐसे बना रहा हूं C डबल बॉन्ड O और ये एक हाइड्रोजन ऐसे। अब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 2 मोल ऑफ, ऐसे लिख रहा हूं इसको अब, क्या तुम्हारा मेथनॉल CH3O, यहां पर CH3, ठीक है, HOCH3। अब बता दो तुम ही क्या बन जाएगा? देखो अगर मैं इसको ड्राई HCl की प्रेजेंस में करा रहा हूं, ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ध्यान से सुनो क्या होगा? ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन निकल गए, क्या बन गया? -H2O निकल गया बाहर। पूरा कंपाउंड जोड़ दो साथ में, क्या बनेगा? देखो यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ गए OCH3 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 OCH3। क्लियर है? बताओ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है इसके पास, तो ये लगा दो हाइड्रोजन, खत्म, ये आंसर हो गया तुम्हारा। ऐसे बन जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा 2 मोल में से, अगर रिएक्शन करा रहे हो तो। क्लियर है? तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा पहले वाले का। ठीक, सिर्फ इतना लिख के आना है तुम्हें, वो नेम भी नहीं पूछता, सिर्फ तुम्हें स्ट्रक्चर बना के आना है। क्लियर है? देखो अब हो जाएगा डाइल्यूट NaOH के साथ करा रहे हो, फिर से डाइल्यूट NaOH आ गया, तो क्या करोगे? एक रीअरेंज होगा, एक तुम्हारा वैसा होगा। ठीक है, तो रिएक्शन मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन है। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं HCH2, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये एक H। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? तो अब क्या होगा? हमेशा एक बात ध्यान रखना है, मैंने ऐसे लिखा है, अब अगर तुमने ये वाला हाइड्रोजन दे दिया ना तो फिर खेल हो गया। समझ गए? ये वाला हाइड्रोजन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मैंने हमेशा बताया है, अभी अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अल्फा जो होता है हाइड्रोजन, वो क्या होता है? एसिडिक होता है, तो वही तो देगा ना। अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो एसिडिक होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन देगा, ये वाला नहीं देगा। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला H को मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब देखो क्या होगा, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, किसी को भी कर दो, दोनों प्रोडक्ट तो सेम ही है, दोनों चीजें सेम है, दोनों रिएक्टेंट सेम है, किसी को भी रीअरेंज कर दो, इसको कर दो, इसका कर दो। ठीक है, तो क्या होगा? ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, यह जाएगा नेगेटिव चार्ज, यह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अल्फा से हाइड्रोजन उठेगा, प्लस चार्ज किसके साथ जाएगा? इसके साथ, इसके साथ हाइड्रोजन जाएगा, बाकी का कार्बन कैसे जुड़ जाएगा? इससे। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं CH3, ठीक है, CH2, कोई फर्क नहीं आया इन दोनों को, यहां पर C, यहां पर हो गया OH, हाइड्रोजन ऑलरेडी था, अब ये वाला कार्बन जोड़ना है, तो ये हो गया CH, ठीक है, यहां पर एल्डिहाइड CHO और यहां पे इसी कार्बन से जोड़ा है एक CH3 ऐसा। देखो ये वाला कार्बन से क्या जोड़ा है? ये वाला ग्रुप जोड़ा है CH3, तो ये बन गया। क्लियर हो गया? यहां से जोड़ना है, यहां से, यहां के ऊपर एक कंपाउंड रख दो तो तुम्हारा समझ में आ जाएगा ये। क्लियर हो गया? तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर हो गया? सेकंड वाले का। अब देखो तुम्हारा थर्ड पार्ट, सी पार्ट, देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, अगर NH2 मतलब ये तुम्हारा क्या है? हाइड्राजीन, हाइड्राजीन रिएक्शन हो रही है KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल, किसके साथ? प्रोपेनॉल। तो बहुत ईजी है ये वाली भी, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये एक H ऐसा। ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन जब भी तुम कराओगे हाइड्राजीन के साथ, हाइड्राजीन के साथ, तो क्या होगा? हमेशा पूरा कंपाउंड जुड़ जाता है हाइड्राजीन। ठीक है, क्या बनेगा? ऐसे ध्यान दो, CH3 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड N, यहां पर आ जाएगा NH2, खत्म, एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी है, पूरा जुड़ जाएगा। अब अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल डालते हैं अपन इसमें, ठीक है, पूरी की प्रोसेस एक ही साथ होती है वो। ठीक है, अगर इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल डालते हो तो ये क्या है? ये पूरा कंपाउंड निकल जाएगा बाहर, क्या बना लेगा? CH3 CH2 और ये CH3, खत्म, ऐसे बन जाएगा। अब एक बात हमेशा याद रखना, ये जो प्रिपरेशन होती है ये कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्ट, अगर तुम्हें जाना है किसमें, अगर तुम्हें डायरेक्ट जाना है अल्केन में, तो ये इसकी ही यूज करते हैं हम,
हाइड्रोजीन वाली ही रिएक्शन होती है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी प्रेजेंस में थी तो पूरा कंपाउंड जुड़ रहा था, इसको हटा दो, ठीक है, उसके OH से जोड़ देना, ठीक है, उसके O से निकाल देना, जोड़ देना कार्बन से। डाइल्यूट मतलब तुम्हारा क्या हो रहा है बताओ, वहां पे कौन सी हो रही है, बीटा हाइड्रोक्सी वाला कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है तुम्हारा, बीटा हाइड्रोक्सी वाला कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अपन ने पहले ही देखा था, अगर जब भी तुम्हारा क्या दिख जाए, देखो डाइल्यूट NaOH, तब तुम क्या करोगे, ऐसा करोगे, ठीक। अब आगे जाओ, NH2 मतलब जब भी अगर तुम्हें कार्बोनाइल कंपाउंड को कन्वर्ट करना है किसमें, अल्कइन में, तो तुम किसका यूज करोगे, हमेशा तुम निकालोगे क्या, हाइड्राजीन किसके साथ होता है, वो ऐसा दिखता है, NH2 इथाइलिन ग्लाइकोल, और किसके प्रेजेंस में होता है, KOH की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है। क्लियर है, ठीक है, काफी ज्यादा इजी रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वो। क्लियर हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करते हैं तुम्हारे बी पार्ट की, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब बताओ तुम्हें क्या बताना है, अरेंज द फॉलोइंग, इसको सबको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, क्या, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में तुम्हें अरेंज करना है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले दिया है तुम्हें CH2, ठीक है, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर है COOH, ठीक है, फिर दिया है तुम्हें NO2, ठीक है, तो NO2 लिख रहा हूं मैं इसको, NO2, ये जुड़ा हुआ है किससे, वही CH2 COOH, ठीक है। फिर देखो तुम्हारे पास है CH3, ठीक है, COOH ऐसा, और उसके बाद है तुम्हारे पास HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक OH ऐसे प्रेजेंट होगा। क्लियर है, ठीक है। तो चलो अपन अब देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से कि यहां पर है फ्लोरीन, यहां पर है कौन सा तुम्हारा NO2, यहां पर है CH3, और यहां पर है तुम्हारा H। एसिडिक कैरेक्टर में क्या होगा, ये अपना एक हाइड्रोजन देगा H+, ये बनाएगा नेगेटिव, यहां पर भी क्या होगा, ये अपना H+ देगा, ये बनाएगा नेगेटिव, सेम चीज होगी इसमें, ये बनाएगा H+, ये बनाएगा नेगेटिव, यहां पर क्या होगा, ये बनाएगा H+ और ये बनाएगा नेगेटिव। क्लियर है, ऐसे ही होगा, है ना। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं, ये वाला NO2 तुम्हारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कौन सा तुम्हारा, -I ग्रुप, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेगा, अपने साइड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपने से एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा दूसरे से। वहीं पे मैं बात कर रहा हूं CH3 की, ये कौन सा ग्रुप होता है, +I ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। वहीं पे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये वैसे ही क्या है, लाइट ग्रुप बोलता हूं मैं इसको, है ये, मतलब थोड़ा हल्का ग्रुप है, ना ज्यादा +I देगा ना ज्यादा -I देगा, तो कुछ नहीं देगा वो, ना उसमें क्या रिपल्शन कर पाएगा, तो मैं उसको लाइट ग्रुप बोल रहा हूं। क्लियर है, अब ध्यान से सुनना, ये है स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग +I ग्रुप, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये अपना एक H+ देगा, ठीक है, तो ये अपने साइड, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अपने साइड खींचना स्टार्ट कर देगा, और वो इसके एनायन फॉर्म को स्टेबल कर देगा, और जैसे ही उसने स्टेबल कर दिया तो ये अच्छा सा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। वहीं पे मैं बात करूं, NO2 के बाद अगर आता है, ठीक है, NO2 के बाद अगर स्ट्रॉन्ग में आता है तुम्हारा, फिर आता है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबको पता है, ठीक है। वो क्या करेगा, सेम चीज यही काम करेगा, जैसे ही नेगेटिव बनेगा अपने साइड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और एनायन फॉर्म को वो स्टेबल करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो पहला ऑर्डर ये होगा, फिर ये होगा। वहीं पर ध्यान से सुनना, CH3 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, किसके साइड, दूसरे के साइड, ठीक है। तो खुद सोचो, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को और ये रिलीज कर रहा है वहीं पर, तो इसको क्या करेगा, ये लेस एसिडिक कर देगा, कम एसिडिक कर देगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी छिन जाएगी। फिर समझ में आ गया, क्योंकि एक ऑलरेडी था, अब दूसरा और दे रहा है, एक झेल नहीं रहा, दूसरा दे रहा है, समझ में आ गया, तो फिर इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। वहीं पर ना हाइड्रोजन खींच पाएगा ना वो ले पाएगा, वो तो क्या है, एकदम वो बैठा रहेगा सिंपल से, वो देखता रहेगा कि हाँ ये चीजें हो रही हैं।
क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर एक चीज, ऑर्डर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ध्यान, ऑर्डर तुम्हारा हो जाएगा, सबसे पहले आएगा NO2, ठीक है, NO2, बेसिक न्यूक्लियस सेम है तो सिर्फ मैं NO2 वाला ऐसे ऑर्डर लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले होगा NO2, फिर होगा तुम्हारा फ्लोरीन, ठीक है, फिर होगा तुम्हारा कौन सा H, क्योंकि ना वो दे रहा है ना वो ले रहा है, लेकिन सबसे लास्ट में तुम्हारा होगा CH3, ठीक है। तो इसमें मैं लिख रहा हूं कौन सा, -I ग्रुप, सेम इसमें भी -I ग्रुप, ठीक है। यहां पर क्या है, लाइट ग्रुप लिख रहा हूं मैं इसको, लाइट ग्रुप मतलब हल्का है, कुछ नहीं करेगा, ये +I ग्रुप, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, वो मैंने ऐसे लिखा, लिख लेना, ठीक है। हमेशा याद रखना एसिडिक कैरेक्टर में क्या क्या चीजें याद रखोगे, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, +I के। जहां +I बढ़ा वहां एसिडिक कैरेक्टर कम, जहां एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा वहां +I कैरेक्टर कम, समझ में आ गया था ना, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो ऑर्डर क्या होगा, पहले आएगा तुम्हारा ये, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा तुम्हारा हाइड्रोजन वाला, फिर आएगा फोर्थ वाला, ठीक है, समझ में आ गया था ना, ठीक है। अब देखो इतना लिख लेना, फिर अपन लिखते हैं कौन सा, सेकंड पार्ट। देखो अब है तुम्हारा सी पार्ट, क्या बोल रहा है, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और तुम्हारा एसिटोफेनोन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN, ठीक है। सेकंड पार्ट तुम्हारा ये बोल रहा है। तो चलो इसके बारे में तुम्हें बताना है, ठीक है। HCN कैसे टूटेगा, HCN रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H, ये बनाएगा H प्लस CN-, मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, लगभग न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। सारे के सारे स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। यहाँ पे CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 ऐसा प्रेजेंट होगा, ये हो गया एसीटोन, ठीक है, ये हो गया। अब एसिटल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये एक H क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो बेंजल्डिहाइड की बात कर लो, बेंजल्डिहाइड ऐसा प्रेजेंट होगा, यहाँ पर बेंजीन, उसके ऊपर प्रेजेंट होगा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और एक H, क्लियर, ये हो गया। अब बचा तुम्हारा एसिटोफेनोन। एसिटोफेनोन कैसा दिखता है, सबसे पहले तो फेनोन टाइप का बना लो, यहाँ पे बेंजीन, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक ग्रुप लगा दो CH3, एसिड हो गया वो, समझते। एक चीज ध्यान रखो, ऐसी मतलब तुम्हारा एस मतलब एक, ठीक है, इक्का बोलते हैं ना जिसको अपन कार्ड में भाई, ठीक है। तो देखो जो ऐसी, ये होगा तुम्हारा फेनोन, एसिटोफेनोन, क्लियर। चलो ये सब बात तो अपनी ऐसी हो गई। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि अगर उसे कार्बन जो है वो मिल जाए पॉजिटिव, ठीक है, अच्छा खासा पॉजिटिव, तो वो जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो इसको समझने की से समझते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर हमेशा याद रखना, जहां पर अगर +I ग्रुप लगा हुआ है, अगर +I ग्रुप लगा हुआ है तो इस कार्बन के साइड क्या करेगा, ये थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रॉन क्या देगा, पुश करेगा, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। सेम चीज इसमें होगा, देखो यहां पर भी क्या लगा हुआ है, +I ग्रुप। अब ध्यान से सुनना, अगर रेजोनेंस लगा हुआ है तो वो उसको कर देगा स्टेबलाइज, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर लगा हुआ है रेजोनेंस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस लग जाएगा, ये अपने साइड खींचेगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सिंगल डबल हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव सिंगल और ये डबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वहां पर रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल की। तो एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, कि अगर तुम्हें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, HCN या फिर CN का अटैक कराना है, तो वहां पर क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, +I नहीं होना चाहिए और +R नहीं होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस भी ना लगे, या फिर मैं उसको लिख सकता हूं +M क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट, भाई तुम्हारा रेजोनेंस, ठीक है, ना +I हो ना +R हो, ठीक है, तब ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, +I ग्रुप, यहां पर भी +I ग्रुप, यहां पर क्या है, सिर्फ +I ग्रुप, एक ही ग्रुप है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या लग रहा है, +R ग्रुप। और हम अगर बात करें एसिटोफेनोन में, यहां पर क्या है, +I ग्रुप और बेंजीन है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, +R ग्रुप, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग तुम ऑर्डर लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे हम ऑर्डर, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर क्या है, एक ही +I है, तो यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा खासा पॉजिटिव होगा, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छे से अटैक किस पे करेगा, एसिटल्डिहाइड पे। तो मैं लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा H, ये ज्यादा क्या होगा, ज्यादा अटैक करेगा। उसके बाद देखो +I सिर्फ लग रहा है इन दोनों में, यहाँ पे कोई +R नहीं है, लेकिन इन दोनों में +I +R दोनों लग रहा है, ठीक है। रेजोनेंस का जो इफेक्ट होता है वो +I से ज्यादा होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर आएगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, क्लियर है। उसके बाद
अब देखो उसके बाद क्या आएगा, ये वाला दोगे या ये वाला दोगे, डेडली कॉम्बिनेशन है ये, देखो प्लस आई प्लस आर, प्लस आई और प्लस आर साथ में आ रहा है, तो क्या करोगे, तब उसको नहीं देना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, यहां पर आएगा फिर तुम्हारा कौन सा बेंजल्डिहाइड, तो मैं इसको लिख रहा हूं C6H5CHO, क्लियर। सबसे लास्ट में आएगा तुम्हारा एसीटोफेनोन, क्योंकि उसमें आई भी है उसमें आर भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा C6H5COCH3, खत्म। ये होगा तुम्हारा ऑर्डर, क्या होगा तुम्हारा, यही होगा तुम्हारा ऑर्डर, क्लियर है, ये होगा तुम्हारा ऑर्डर। नाम लिख लेना सबके, ये क्या तुम्हारा एसिटल्डिहाइड ग्रेटर देन एसीटोन, ग्रेटर देन तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, ग्रेटर देन एसीटोफेनोन, क्लियर है। यहां पर ध्यान से सुन लो, प्लस आई ग्रुप जो होता है, जो प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो लेसर होता है किससे, रेजोनेंस से, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है प्लस आई से ज्यादा होता है रेजोनेंस इफेक्ट, क्लियर हो गया। उसका जो अफेक्ट है रेजोनेंस का वो ज्यादा होता है, ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तुम ऑर्डर लिखोगे, यहीं पर हमारा 26 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।